लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क, जहाँ पिछले जो हमारा सेशन था उसमें ये बताए थे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको ऐसा फैसिलिटी मिलता है जिसके थ्रू आप अपने वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करा सकते हैं। ठीक है, आपका वेब एप्लीकेशन जो होगा डेटा कैप्चर करेगा, डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, डेटाबेस में। आपका वेब एप्लीकेशन को जरूरत पड़े तो डेटा कहाँ से लाएगा, डेटाबेस से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही डेटा अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है, जिसे बोले ट्रेडिशनली ADO.NET यूज़ होता था, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक्स था। उस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए क्या लाया गया, एंटिटी फ्रेमवर्क लाया गया। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो पूरा का पूरा ORM पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ORM। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ORM। तो ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है कि एक चीज से दूसरे चीज को लिंक कर देना, और इस तरह से लिंक करना कि हम एक चीज पे काम करें तो काम किसी दूसरे चीज पे हो। तो यहां पे ORM का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेशन के साथ क्या करेगा, मैप। रिलेशन का मतलब यहां पे क्या होता है, टेबल, DBMS में पढ़े थे हम लोग। तो आप ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे और काम कहां होगा, आपके रिलेशन पे होगा। मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट पे डेटा डालते हैं तो वो डेटा जाके कहां स्टोर हो जाएगा, तुम्हारे डेटाबेस में। ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं तो डेटा कहां से आएगा, डेटाबेस से। ऑब्जेक्ट में डेटा अपडेट करते हैं तो डेटा कहां जाकर अपडेट होगा, डेटाबेस में। ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करते हैं तो डेटा जाके कहां डिलीट होगा, डेटाबेस में। मतलब पूरा का पूरा काम आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे करेंगे और काम कहां होगा, डेटाबेस में। तो यही मेन बेस या बोल सकते हैं कोर होता है एंटिटी फ्रेमवर्क का। तो ORM या इसको ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग बोलते हैं, सर्व एज अ फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी बिहाइंड द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो कोई भी हम लोग बात करते हैं जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का, तो उसका फाउंडेशन जो है वो कौन है, ORM है। पूरा का पूरा ORM पे ही बेस्ड है। इट मैप डोमेन ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, डोमेन है। डोमेन ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया कि डोमेन का मतलब पहले समझ लो। डोमेन का मतलब होता है कि कोई भी फील्ड, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हो हॉस्पिटल के लिए, तो यहां हॉस्पिटल क्या हो गया, डोमेन हो गया। हॉस्पिटल क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगर आप बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो बैंक यहां पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। ये चीज छोटा छोटा टर्म्स को भी समझना होगा। स्कूल के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहां पे स्कूल क्या हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, डोमेन ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर डोमेन में जो इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट्स है। जैसे अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, डॉक्टर होगा, पेशेंट होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद तुम्हारा OPD होगा, IPD होगा, मेडिसिन होगा। तो जिस जिस चीज का डेटा मेंटेन होगा वो क्या हो गया, OPD हो गया। सॉरी, वो तुम्हारा OPD बोल रहा है, वो तुम्हारा मॉडल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, मॉडल बोल सकते हैं, या इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो तुम्हारा डोमेन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हॉस्पिटल का बात करते हैं तो हॉस्पिटल में क्या हो गया, तुम्हारे डॉक्टर, पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन, उसके बाद तुम्हारा IPD, OPD, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, डोमेन ऑब्जेक्ट हो गया। अगर स्कूल का बात करते हैं तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, स्कूल का भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, तो स्कूल का ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर तुम्हारा क्लासेस का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर तुम्हारा टीचर्स का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट होगा, अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट होगा, फी का ऑब्जेक्ट होगा, मार्क्स का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड का ऑब्जेक्ट होगा। तो जिस भी चीज़ के बारे में डेटा कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, मेंटेन होता है, वो क्या कहलाता है, डोमेन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे जितना भी डोमेन ऑब्जेक्ट होगा उसको मैप किया जाएगा किसके साथ, डेटाबेस टेबल्स के साथ में। तो जितना भी तुम्हारा टेबल होगा, हर टेबल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा, या बोल सकते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए एक टेबल कहां बनेगा, डेटाबेस में बनेगा। ये करता क्या है, तो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन। ठीक है, इसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन में डेटा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस से। ORM इज अ टूल फॉर स्टोरिंग डेटा फ्रॉम डोमेन ऑब्जेक्ट टू रिलेशन डेटाबेस। तो ORM एक टूल है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट से डेटा कहां स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में कर सकते हो। कैसे करेंगे वो तो आगे का बात है। तो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी जो तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर होता है वो मेन कौन होता है, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। यहां पे आपके ऑब्जेक्ट को मैप किया जाएगा रिलेशन के साथ। जैसे यहां पे देखो क्या है, ऑब्जेक्ट तो कहां रहता है, ऑब्जेक्ट तो कोई भी क्लास का होगा। क्लास का ऑब्जेक्ट कहां होता है, मेमोरी में। तो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो मैप किया जाएगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है, बीच में मैपिंग लॉजिक होगा, कैसे ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो डेटाबेस में आएगा, कैसे डेटाबेस का डेटा फिर वापस ऑब्जेक्ट में आएगा। तो बीच में कुछ एक्स्ट्रा कोड रहेगा जो कि ये दोनों का कन्वर्जन करेगा। लेकिन इसी तरह से तुम्हारा OR मैपिंग होता है। अब है कि ठीक है, ये भी समझ गए कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई ये कहता है कि आपको अब एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए
दो अप्रोच यूज होता है ईएफ कोर में। यहां पे दो तरीके से डेटाबेस से कनेक्टिविटी एंटिटी फ्रेमवर्क आप कर सकते हैं। ईएफ कोर सपोर्ट टू मेन डेवलपमेंट अप्रोच, यहां पे दो मेन डेवलपमेंट अप्रोच होता है। पहला जो डेवलपमेंट अप्रोच है उसको बोलते हैं कोड फर्स्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डेटाबेस फर्स्ट, विच वेयर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। अभी जो हम लोग करंट पढ़ रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, उससे पहले भी जो एंटिटी फ्रेमवर्क था 5 या उसके पहले 4, उसके अंदर भी ये सिस्टम था, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। ये दोनों चीज को समझना पड़ेगा, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट में क्या होता है, कोड फर्स्ट में ये होता है कि आप पहले डोमेन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मतलब अगर आपके पास साउंड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने अच्छे से आता है, डेटाबेस में हाथ थोड़ा तंग है, ठीक है, नॉलेज है बट उतना आप अच्छे से डेटाबेस डिजाइन नहीं कर पाते, तो लेकिन सी शार्प में आपका या जो भी विजुअल बेसिक में जो भी आप .NET का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनेगा, क्लासेस। तो आप पहले क्लासेस बनाएंगे। जितना भी तुम्हारा डेटाबेस के अंदर टेबल होगा, हर टेबल को मैप करने के लिए यहां पे क्या होगा, एक एक क्लास बनेगा, ठीक है, और उस क्लास के बेसिस पे एसक्यूएल का कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। मतलब वो तुम्हारा विजुअल स्टूडियो क्या करेगा, उसको स्कैफोल्डिंग करेगा और वहां पे सारा कोड जनरेट कर देगा। मतलब आप सी शार्प का कोड लिखेंगे, डेटाबेस का कोड लिखने का टेंशन आपका नहीं है। उसी का उल्टा होता है कहां पे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में, जहां पे आपका अगर डेटाबेस पहले से है या अगर आप डेटाबेस अच्छे से समझते हैं, उसका डिजाइनिंग अच्छे से कर पाते हैं, तो आप पहले टेबल्स वगैरह बना लीजिए और यहां पे फिर इसका फोल्डिंग करेंगे तो उल्टा काम होगा। डेटाबेस के हिसाब से यहां पे क्लासेस ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो दो अप्रोच है जो भी, अब इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि सर कहां पे किसका यूज करेंगे, कौन अच्छा है कौन खराब है, तो इसमें पहले समझो, देखो दोनों अच्छा है इसलिए दोनों है, अच्छा खराब कोई नहीं है। रिक्वायरमेंट हम पहले क्या बोले, एक तो तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करता है, स्किल्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्किल किस में अच्छा है। अगर तुम्हारा स्किल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में अच्छा है तो आप कोड फर्स्ट यूज कर लीजिए। आपका स्किल अगर डेटाबेस में अच्छा है तो आप डेटाबेस फर्स्ट यूज कर लीजिए, पहला। दूसरा है कि कहीं कहीं मजबूरी भी होता है, जैसे हम क्या बोले कि अगर मान लो तुम्हारा पहले से कोई सिस्टम चल रहा है, उसका डेटाबेस पहले से, उसमें डेटा वगैरह सब कुछ पहले से है, और बाद में तुमको क्या करना है कि मान लो पहले कोई दूसरे टेक्नोलॉजी पे था, आप कोई बोला कि हमको ASP.NET, पहले मान लो PHP पे चलता था या कोई दूसरे टेक्नोलॉजी पे तुम्हारा वेब एप्लीकेशन था, अब कोई ASP में उसको माइग्रेट कर रहा है, तो वहां पे क्या है, डेटाबेस तो पहले से, नया डेटाबेस बनना नहीं चाहिए, तो वहां पे फिर मजबूरी हो जाता है कि आपको क्या करना है, डेटाबेस फर्स्ट ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, नया डेटाबेस बनाना है, क्योंकि डेटा उसमें पहले से है। तो आप नया बना दीजिएगा डेटाबेस तो फिर तो सारा डेटा पुराना वाला री एंट्री करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे मजबूरी होता है कि आप क्या यूज करिए, वहां पे आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करिए। तो दो अप्रोच है, पहला अप्रोच होता है कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट में क्या होता है कि यहां पे देखो, कोड फर्स्ट में क्या होगा कि पहले तुम्हारा डोमेन ऑब्जेक्ट बनेगा, डोमेन क्लासेस बनेगा और उसको मैप किया जाएगा किसमें, डेटाबेस में। और डेटाबेस फर्स्ट में क्या होगा, पहले तुम्हारे टेबल्स वगैरह बन जाएगा और उसको मैप कहां किया जाएगा, कॉन्टेक्स्ट और एंटिटी क्लासेस में। ये तुम्हारा दो अप्रोच होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ईएफ कोर में कितना अप्रोच होता है एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। दो अप्रोच होता है, पहला कोड फर्स्ट और दूसरा डेटाबेस फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है कि जब एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो कुछ और बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का जरूरत आपके पास होना चाहिए, जिसमें कुछ कुछ टर्म्स होता है जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें एक होता है डेटाबेस प्रोवाइडर्स। क्या होता है, डेटाबेस प्रोवाइडर्स। ये क्या है, तो इन ASP.NET Core 6 डेटाबेस प्रोवाइडर आर कंपोनेंट दैट इनेबल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टू इंटरैक्ट विद वेरियस रिलेशन डेटाबेस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि सी शार्प एक अलग लैंग्वेज है, SQL एक अलग लैंग्वेज है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हम क्या बोले कि अगर आप ऑब्जेक्ट में डेटा डालेंगे तो डेटा इंसर्ट कहां पे हो जाएगा, SQL में। मतलब अगर आपका सी शार्प का प्रोग्राम है वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो देगा SQL को कि ये डेटा इंसर्ट करना है, या आप डेटा मांगेंगे तो वहां से डेटा रीड करके लाएगा, तो वहां कोई ना कोई तो इंस्ट्रक्शन होगा जो कि डेटा SQL से रीड करके लाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग लैंग्वेज है तो दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली नहीं भेज सकता, तो बीच में जरूरत पड़ता है एक, बोल सकते हैं समझने के लिए कि एक ब्रिज का, एक पुल का या एक कनेक्टर का, जो क्या काम करेगा कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट है, मान लो एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट आया डेटाबेस को भेजना है, तो एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको लेना और उसको डेटाबेस जो लैंग्वेज समझता है या जो भी इंस्ट्रक्शन समझता है उसमें कन्वर्ट करके उसको भेज देना। और डेटाबेस से अगर कुछ डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो वो जो SQL के फॉर्म में डेटा आ रहा है उसको वापस तुम्हारे रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन बना हुआ उसमें देना। तो एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता, समझने के लिए बोल रहे हैं।
अब यहां पे क्या है कि डीबी प्रोवाइडर अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि होता क्या है कि डीबीएमएस तो बहुत सारा होता है, जैसे बोले माई एसक्यूएल भी होता है, एमएस एसक्यूएल भी होता है, ओरेकल भी होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा साइबेस भी होता है, डीबीएस भी होता है, मोंगोडीबी भी होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि ईएफ कोर का कोड सब कुछ वही रहेगा जो नॉर्मल रहेगा, और डेटाबेस में जो तुम कोडिंग करते हो वो ऐसे ही करोगे, और जिसके साथ आपको क्या करना, कनेक्टिविटी करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन एमएस एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करेगा, तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर एक डीबी प्रोवाइडर लाना पड़ता है, ठीक है, उसका एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो किसका इंस्टॉल कर देंगे हम लोग, एमएस एसक्यूएल सर्वर वाला। अगर आपको माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी करना है तो आपको माई एसक्यूएल वाला प्रोवाइडर डाल देना पड़ेगा। अगर आपको ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी करना है तो आपको ओरेकल वाला डाल देना पड़ेगा। अगर आपको साइबेस के साथ करना तो साइबेस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि इन फ्यूचर भी अगर आपका क्या होता है, डेटाबेस चेंज होता है, हो सकता है कि भाई जो पुराना डेटाबेस है वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप डेटाबेस भी अगर चेंज करते हैं तो आपको कोड चेंज करने का जरूरत नहीं। जबकि ADO.NET वगैरह में क्या होता था, पहले कोड में जाकर चेंजेस करना पड़ता था। आप सिर्फ क्या करेंगे, डेटाबेस प्रोवाइडर चेंज कर देंगे और आपका तुरंत डेटाबेस क्या हो जाएगा, डेटाबेस मतलब जो भी तुम्हारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ज्यादा मेजर चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो एक तरह से मेनली क्या है कि जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो कोड लिखा हुआ है कहां पे, एप्लीकेशन के अंदर, और डेटाबेस का कोड जो लिखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए बीच में जो इमीडिएटर काम करता है वो कौन होता है, डेटाबेस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो इसमें डेटाबेस प्रोवाइडर में होता क्या क्या है, चलो देखते हैं। की कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस प्रोवाइडर, पहला होता है डेटाबेस प्रोवाइडर इंटरफेस। ईच प्रोवाइडर इंप्लीमेंट द नेसेसरी इंटरफेस एंड सर्विसेज दैट ईएफ को रिलाइज अपॉन द परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस सच एज एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, मैनेजिंग ट्रांजैक्शन एंड हैंडलिंग माइग्रेशंस। तो यहां पे क्या है कि हर प्रोवाइडर के पास कुछ इंटरफेस होता है जिसके थ्रू वो अपना बेसिक काम करता है, जैसे कैसे क्वेरी रन करेगा। हम बोले क्या, आप तो डेटा निकालेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या होगा, कोई ना कोई क्वेरी रन होगा कहां पे, डेटाबेस में, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम जो भी, तो वो कैसे रन कराना है। प्लस और भी जो भी चीज होता है, जैसे ट्रांजेक्शंस वगैरह मेंटेन करना है या माइग्रेशन वगैरह करना, तो वो सारा कुछ कौन संभालता है, आपका यही संभालता है। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन। प्रोवाइडर्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन एप्लीकेशन स्टार्टअप क्लास यूजिंग द डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, स्पेसिफाई द डेटाबेस कनेक्शन एंड एडिशनल सेटिंग। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अगर आप अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को वो इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपका डेटाबेस किस सर्वर पे है, उस सर्वर का नाम क्या है। अगर एसक्यूएल में अगर वो घुस रहा है तो एसक्यूएल में घुसने के लिए याद होगा आप लोगों को कि हमको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। तो उसका और यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम वगैरह देना पड़ता है। तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो किसके थ्रू होता है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो आपके एप्लीकेशन को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो तुम्हारा डेटाबेस प्रोवाइडर के थ्रू दिया जाएगा। आगे हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। प्लस लिंक क्यू सपोर्ट, यहां पे क्या है कि एक लिंक क्यू भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप डेटा को क्वेरी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एसक्यूएल में क्वेरी करना, तो वहां तो एसक्यूएल लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर आपको डेटा को क्या करना, फिल्टर करना है, ज्वाइन करना है, जैसे पढ़े थे ना हम लोग एसक्यूएल में, तो उसके लिए वो एसक्यूएल का क्वेरी नहीं लिखना पड़ता है। एक लिंक क्यू होगा, जैसे से जरूरत पड़ेगा डेटा को फाइंड करना है तो जैसे से जरूरत पड़ेगा हम लिंक क्यू का बेसिक चीज बताते चले जाएंगे। तो लिंक क्यू का भी सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। कुछ पॉपुलर डेटाबेस प्रोवाइडर जो मिलता है आपको यहाँ पे, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो उसका देखो, उसके लिए क्या है, पैकेज होता है जिसको आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आपको एसक्यूएल के साथ काम करना है, एमएस एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, microsoft.entityframework.core.sql सर्वर। ये होता है क्या है, एक तरह का क्लास होता है। क्या होता है, क्लास और पैकेज होता है। पैकेज होता है उसके अंदर बहुत सारा क्लासेज होता है, तो ये तुमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी करना है तो वहां लिखना पड़ेगा pomelo.entityframework.core.mysql या mysql.entityframework.core। तो आपका डेटाबेस कौन है उसके हिसाब से आपका प्रोवाइडर चेंज होगा। हम दिखा देंगे एक दो डेटाबेस पे काम करके। ओरेकल है, अगर आप ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो oracle.entityframework.core को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर पोस्टग्रेसक्यूएल है तो उसके लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है npgsql entityframework.core.postgresql। तो अलग अलग तुम्हारा क्या है, अलग अलग डेटाबेस के लिए, अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग अलग तुम्हारा क्या होता है, डेटाबेस प्रोवाइडर होता है। तो जनरली भी हम लोग एसक्यूएल सर्वर पढ़े हैं, एसक्यूएल सर्वर पे काम करेंगे तो उसके लिए ये पैकेज आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हम लोग पहले क्या पढ़े, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है, उसका जरूरत क्या है, उसका यूज क्या है, ORM क्या होता है, और कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, और डेटाबेस प्रोवाइडर क्या होता है। एक बार जब हम लोग बेसिक काम, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, अब इसका इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे। किस पे आएंगे, इसका
इंप्लीमेंटेशन। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है कोड फर्स्ट और एक होता है डेटाबेस फर्स्ट। तो पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कोड फर्स्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, या कोड फर्स्ट अभी नहीं पढ़ते क्योंकि कोड फर्स्ट थोड़ा सा तुम लोग के लिए नया हो जाएगा, तुम लोग एसक्यूएल पढ़ा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस फर्स्ट पढ़ेंगे, और उसके लिए बेसिक क्या क्या इंप्लीमेंटेशन। तो देखो डेटाबेस फर्स्ट में तुमको पहले होता है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे उसमें कुछ ऐसा काम है जो एक बार करना पड़ेगा, जो एक बार सेटअप करना पड़ता है। एक बार सेटअप हो गया तो बाकी फिर जरूरत के हिसाब से अपना काम हम लोग कर सकते हैं। तो अभी पहले पढ़ेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। एक बार डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कोड फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कैसे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हर एप्लीकेशन के अंदर आपको करना ही करना पड़ेगा। और शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे याद रहेगा, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि 2 से 3 प्रोजेक्ट अगर बना लोगे तो तुमको अपने आप याद हो जाएगा। अब तुमको बार बार सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको क्या क्या करना है। ऐसे नोट्स में मेरा स्टेप रहेगा कि पहला स्टेप क्या करना, दूसरा स्टेप क्या करना, तीसरा स्टेप क्या करना है। लेकिन अगर वो स्टेप याद नहीं भी रहता है, 2-3 बार तुम प्रोजेक्ट बना लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कैसे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, डेटाबेस के साथ।